हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप सब बच्चों के साथ में मौजूद हूँ। और आपके लिए आज जो चैप्टर लेकर के आया हूँ उसका नाम है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो मैं ज़रा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि ये चैप्टर किन लोगों की किताब से है। तो जो स्टूडेंट डीएवी स्कूल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनकी हिंदी की किताब है ज्ञान सागर। उसका चैप्टर नंबर 6 है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो ये चैप्टर आज के दिन मैंने इसलिए चुना कि आज 2 अक्टूबर है। तो ये गांधी जयंती है ना। ये गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, ये बात तो सारे लोग जानते हैं, याद रखते हैं, लेकिन लोग अक्सर साइड लाइन कर देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। कोई बात नहीं। तो इन दोनों के जन्मदिन को लेकर के एक छोटा सा लेक्चर मैं अलग से डालूंगा और मैं ये भी उसमें बताऊंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स, आप सारे बच्चे इन दोनों के लाइफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं, आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो एक्चुअली में इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि जब वो आश्रम में रहा करते थे तो उन दिनों वो कैसे रहते थे, है ना। ये चीज़ें बताई गई हैं। हम सब लोग तो जानते ही हैं कि गांधी जी बड़े ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। कम संसाधनों के साथ में साफ सफाई से कैसे रह सकते हैं, ये चीज़। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। कुटी शब्द समझते हो ना आप लोग, कुटिया, हट, है ना। आमतौर पर हट क्या होता है, ये बांस की खपचियों से, लकड़ियों से, फूस से बना हुआ होता है। तो गांधी जी की कुटी में न मेज़ थी न कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। छोटी सी गादी का मतलब है छोटी सी एक आसनी, बैठने की जगह, है ना। और गांधी जी की पुरानी ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। तो पुराने ढंग की जो डेस्क होती थी उसके साथ में लोग अक्सर पालथी मार करके बैठ करके तब काम करते थे। मतलब उसके लिए बेंच और डेस्क, कुर्सी और डेस्क, इस कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। आप चटाई पर बैठे बैठे भी उस डेस्क से इस्तेमाल कर सकते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही लोग आकर के बैठते थे। मैंने कहा था ना चटाई के बारे में अभी अभी। अब आप देखो इस चित्र में तो आपको कई सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि गांधी जी कैसे बैठ कर के काम करते थे। तो आप देख रहे हो कि इस कमरे में कुछ भी ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। आप दरवाज़ा देख रहे हो, पीछे गांधी जी के सिर के पास, दीवार के पास एक छोटा सा रैक है जिसमें 2 किताबें और एक पेन बॉक्स दिख रहा है। गांधी जी नीचे चटाई पर बैठे हैं और ये डेस्क देख रहे हो ना आपको लगेगा कहीं ये लकड़ी का बक्सा तो नहीं है। और बगल में स्याही की बोतल है और गांधी जी लिख रहे हैं। तो यही सीन है। और यही सीन हुआ करता था जब गांधी जी अपने आश्रम में बैठा करते थे। तो उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय सकोरा? सकोरा शब्द क्या है? तो सकोरा थोड़ा सा राइमिंग वर्ड है कटोरा के साथ में। तो मिट्टी का कटोरा, कटोरी नुमा बर्तन, मिट्टी के कटोरा के जैसी एक छोटा सा बर्तन है सकोरा। अब आखिर उस सकोरा, उस कटोरे का क्या इस्तेमाल होगा ये अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बात क्या है कि उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई। तो इसका मतलब है कि कोई स्पेशल बात है। देयर माइट बी सम स्पेशल गेस्ट हु आर गोइंग टू विजिट द हट ऑफ गांधी जी। गांधी जी की कुटिया में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तभी तो उनके लिए कुर्सी मंगवाई गई। और खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए। तिपाई का मतलब होता है 3 पैर वाला स्टूल, है ना। उस पर उन्होंने मिट्टी का एक सकोरा, एक कटोरा रख दिया। यह देखकर और बाकी के लोग अचरज से देखने लगे। सरप्राइज की बात तो है, अचरज करने की बात तो है कि भाई आखिर क्या बात है। गांधी जी तो खुद तो नीचे बैठे हुए हैं, उन्हें कभी इन चीज़ों की, कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती। तो गांधी जी के आश्रम में बैठने वाले लोगों में से एक ने हिम्मत करके पूछा कि बापू जी आप यह सब क्या कर रहे हैं? अब देखो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया होगा। गांधी जी ने कहा
कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो दो बातें होती हैं, कई लोगों को थोड़ा सा ऊंचा या कुर्सी टेबल पर बैठ करके काम करने की, बातें करने की, मीटिंग करने की, मतलब लाइफ के अर्ली स्टेज से आदत होती है, तो उनके लिए पालथी लगा करके ज़मीन पर या चटाई पर बैठना आसान नहीं होगा। और मैं तो देखता हूँ कि आजकल जो उम्र दराज लोग होते हैं, उनमें से भी कई लोगों को वो पालथी लगा करके नहीं बैठ सकते। उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की जोड़ की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि पालथी लगा करके ज़मीन पर नीचे बैठना स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी बात है ना। आप इसका महत्व समझोगे धीरे धीरे। तो गांधी जी ने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं। कौन आने वाला है भैया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी एक फ्रीडम फाइटर रहे होंगे। तो कोई मीटिंग थी जिसकी वजह से वो आए थे, गांधी जी के यहाँ आने वाले थे। तो लोगों ने फिर से पूछा कि यह मिट्टी का सकोरा क्यों? तो यह एक राखदानी है। राखदानी का मतलब क्या होता है बच्चों? राखदानी का मतलब है एस्ट्रे। एस्ट्रे आप समझ सकते हो, जो लोग सिगरेट पीते हैं घरों में, ऑफिसों में, और फिर भी अगर साफ़ सफाई मेंटेन करना चाहें, सो दे कैन यूज़ एन एस्ट्रे। ठीक है, अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको ज़रा सा एस्ट्रे की तस्वीर दिखा दूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आप सब बच्चों के घरों में हो सकता है शायद बहुत कम के पेरेंट्स, पापा ऐसे होंगे जो सिगरेट पीते होंगे। नो इशू, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है एस्ट्रे, है ना। तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ये देखो, ये है एस्ट्रे, ये है एस्ट्रे, ये भी एक एस्ट्रे है ना। इस पर लोग सिगरेट को ऐसे किनारे में डाल देते हैं तो इसकी राख इसमें गिर जाती है। और ये मेटालिक अंदर से इसलिए है ताकि आग ना लगे, क्योंकि अगर ज़रा से भी आग रह गई तो दिक्कत हो सकती है ना। ये देखो, ये शीशे का एस्ट्रे है। चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, ये इससे स्पष्ट होता है। वो अपनी जीवन पद्धति मीन्स लाइफ स्टाइल से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वालों की अड़चन का मतलब है प्रॉब्लम को समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। अब लाइफ स्टाइल सब लोगों की अलग अलग हो सकती है ना। जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, रूरल लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, अर्बन लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है। आजकल जो मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, उठना बैठना, कपड़े पहनने का ढंग, खाना खाने का ढंग। गांधी जी तो बड़े ही सीधे साधारण तरीके से रहते थे और उन्हें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो उनकी इस सोच के पीछे भी कई कारण रहे होंगे और ये सीखने की बात है ना। अहिंसक ढंग, ये एक शब्द है, अहिंसक। गांधी जी की बात जब हम करते हैं तो अहिंसा जरूर आता है, नॉन वायोलेंस, है ना। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा कि पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले कि नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए मतलब खो जाए, ये कैसे चलेगा। तो देखो गांधी जी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अच्छा बच्चों, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि भला ये पुनिया क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली में पुनिया क्या होता है, वो मतलब एक छोटा सा धागे का लपेटा हुआ हिस्सा होता है जिस पर जब लोग चरखे से धागा बनाते हैं तो उसी पर लपेटते जाते हैं। गांधी जी के बहुत सारे चित्रों में आप गांधी जी को देखोगे कि वो चरखे के साथ में बैठे हुए हैं।
गांधी जी के चित्रों में गांधी जी दिखते कैसे हैं? या तो वो लाठी लेकर के चलते हुए दिखते हैं, है ना, भाषण देते हुए दिखते हैं, या चरखा चला रहे होते हैं, है ना। डोरा का मतलब है यहाँ पर स्ट्रिंग। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले हैं, हो सकता है इन छोटे छोटे हिंदी के शब्दों को शायद ना समझ पाएँ। तो पुनिया बता दिया, डोरा का मतलब है स्ट्रिंग। और गुम हो जाना, ये तो आप आसानी से समझ सकते हो, गुम हो जाने का मतलब है खो जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मनोहर दीवान ने पूछा गांधी जी से कि बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है, ऐसा पूछा उन्होंने। ये जरा सा फर्क है ना यहाँ पे। हाँ, मनोहर दीवान की सोच में और गांधी जी की सोच में। गांधी जी एक एक छोटी छोटी चीज़ को संभाल करके रखना और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, और गांधी जी कहते हैं, मनोहर दीवान कहते हैं कि इस छोटे से डोरे में क्या रखा है। बापू बोले कि अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे तो स्वराज्य भी घूमने में देर नहीं लगेगी। स्वराज्य का संबंध यहाँ पर इंडिपेंडेंस के साथ में है, स्वतंत्रता के साथ में है, कि अपने देश में अपने लोगों का शासन हो। तो कितनी बड़ी बात कह दी गांधी जी ने उस डोरा घूमने के साथ में जोड़ करके। बापूजी जो चिट्ठियाँ आती थी उनके लिफाफे, तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज़, ब्लैंक कागज़ का कुछ हिस्सा अगर ब्लैंक हो, वो कोरा कागज़, इन्हें भी बचा करके संभाल करके काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय, वेस्ट, है ना, वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचते थे गांधी जी। तो वो छोटी से छोटी चीज़ों का पूरा प्रॉपर इस्तेमाल करते थे। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों। स्वदेशी का मतलब क्या है बच्चों? मेड इन इंडिया, अपने देश में बनी हो। अपनी देश में बनी चीज़ें होंगी तो अपनी देश की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, अपने देश में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। मेड इन इंडिया। और उस समय कुछ ऐसी बात थी कि अंग्रेज़ अपने यहाँ की बनाई हुई चीज़ें फोर्स करते थे और कहते थे कि उसे इंडिया के लोग इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन के कारोबार को फ़ायदा होगा, वहाँ के व्यापारी को फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को फ़ायदा होगा। तो गांधी जी चाहते थे कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं वो स्वदेशी हो, मेड इन इंडिया हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद से कहा कि बढ़ई कारपेंटर के सब औजार ले आओ, टूल्स, औजार का मतलब है टूल्स। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा कि अरे ये तो विदेश के बने हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। तो गांधी जी को इतना प्रेम था स्वदेश में बनी हुई चीज़ों को लेकर के, और इतनी चिंता थी उन्हें अपने देश की। इसी कारण से उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। आप अक्सर गांधी जी की फ़ोटो देखोगे, इस चैप्टर में भी जो फ़ोटो है वहाँ भी आप देखोगे तो क्या दिखता है? वहाँ दिखता है कि गांधी जी ने एक धोती पहना हुआ है और उसी के कुछ हिस्से को उन्होंने अपने शरीर पर लपेटा हुआ है। तो इतना देश प्रेम था गांधी जी के अंदर में। मैं एक बार फिर से वो गांधी जी की फ़ोटो दिखा दूँ जिसमें पता चल जाएगा कि गांधी जी आखिर एक ही धोती, ये देखो उन्होंने धोती पहना हुआ है, धोती का ही एक हिस्सा उन्होंने लपेटा हुआ है। तो इसी कारण से उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन और न ही कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम के कई दशकों में, दशक का मतलब क्या है बच्चों? डिकेड, 10 ईयर्स ऑफ टाइम, और शतक का मतलब आप समझते ही हो, सेंचुरी, टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो आखिर के दशकों में, आखिर के 20-30 सालों में उन्होंने अपना कपड़ा सिंपल ड्रेस, धोती और चादर बना लिया था। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। देखो नाम क्या है ये, सेवाग्राम, मतलब वो गांव जहां पर आप सेवा करने के लिए रहते हैं। वो गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वो बोला कि मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ,
पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। क्या कहा उसने कि आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। अब जब मनुष्य भी ईश्वर की बनाई हुई कृति है, पौधे, जानवर, प्रकृति, धरती, तो ईश्वर में तो विश्वास होना चाहिए ना। तुम सब बच्चे ईश्वर में कितना विश्वास करते हो? हाउ मच डू यू बिलीव इन गॉड? गॉड एग्जिस्ट और नॉट? व्हाट डू यू से? सोच करके देखना। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, उनमें अधूरापन आ जाता है, मतलब वो बातें इनकम्प्लीट होती हैं। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात कही गांधी जी ने। उन्होंने क्या कहा कि भाई ईश्वर शब्द तो बहुत बड़ा शब्द है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं उनके बारे में, और इस प्रकार से जब अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग कल्पना करते हैं, अलग अलग समूह का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, एज लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, है ना। तो उन सब लोगों के ईश्वर के नाम भी तो अलग अलग हैं, उनकी पूजा करने के, प्रेयर करने के तरीके भी अलग हैं। तो हम लोग उसमें नहीं बॉदर करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। उन्होंने बड़ी सरल बातों से सिखाया। क्या सिखाया? कि असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है और यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। तो बच्चों, आप ये जानते हो ना कि मैन के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या कहा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलेक्चुअल एनिमल कौन है? सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कौन है? तो ह्यूमन बीइंग है। और अगर ये है, और इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान है, ईश्वर है। तो हम लोग क्या हो गए? वी आर इमेजेस ऑफ गॉड। हम सब लोगों में भगवान का थोड़ा थोड़ा अंश तो है ही। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें भगवान का अंश रखने वाले लोग, मनुष्यों के बारे में भी सोचना होगा, उन पर भी विश्वास रखना होगा, उनका भी ख्याल रखना ही होगा। और यही तो ईश्वर की सेवा है ना। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हम लोग ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। प्रेम का मतलब क्या है कि हमें ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से प्रेम करना, मनुष्यों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, जानवरों से प्रेम करना। और अहिंसा का मतलब क्या है कि वी विल नॉट हार्म एनीबॉडी, हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। दैट इज़ नॉन वायोलेंस, है ना, अहिंसा। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा ना हो वह आश्रम में रहे। तो उन्होंने उस युवक से कहा कि ठीक है, तुम आश्रम में रहो, धीरे धीरे थोड़े समय में हो सकता है तुम्हारे मन में ये विश्वास आ जाए। आगे क्या है? एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में, कोठार का मतलब है कोठरी, स्टॉक रूम, ओके, कि कोठार स्टॉक रूम के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि आश्रम में एक कोठरी भी थी, एक स्टॉक रूम भी थी जहाँ पर अनाज रखे जाते होंगे, चीज़ों को स्टॉक किया जाता होगा। दूसरी बात ये समझ में आती है कि आश्रम में सुबह में और शाम के समय में सारे लोग मिल करके प्रार्थना करते होंगे। ये कंसेप्ट, ये वहाँ का डिसिप्लिन रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि छगनलाल भाई, इस सत्य को छिपा कर रखा है, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई उसके हिसाब में गड़बड़ी है, आपने काफ़ी दिनों तक इस बात को छिपाया, हाइड करके रखा, किसी को पता ना चले, ऐसा करके रखा, ये गलत बात है। जब पता चले तभी बताना चाहिए था। और साथ में उन्होंने इस चीज़ को जोड़ करके क्या कहा कि इस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम है, तो हम ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जब यहाँ पर किसी सत्य को, किसी ट्रुथ को हाइड करके रखा जा रहा है। सत्याग्रह ये एक संधि विच्छेद है, सत्य
का आग्रह, है ना, सत्य का आग्रह। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। अब देखो उनके वो इतने करीबी थे, इसके बावजूद भी गांधी जी ने नियम, आश्रम के जो नियम हैं उसको लेकर के उन्होंने कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं सोचा, सबके साथ उन्होंने एक बराबर व्यवहार किया है। तो गांधी जी के भतीजे थे छगनलाल जोशी जी। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। कहने का मतलब था कि गांधी जी से अगर कोई गलती हो जाए, आश्रम में रहने वाले लोगों से कोई गलती हो जाए, किसी से कोई बात मनवानी हो, तो गांधी जी अक्सर उपवास की बात करते थे। उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या है कि उस दिन आप जल और भोजन, जहाँ तक हो सके भोजन, मील, फूड नहीं ग्रहण करेंगे। यू विल नॉट ईट फॉर ए डे, एक दिन का उपवास। तो किसी ने ये बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए हैं। उपहार, गिफ्ट, है ना, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। तो कस्तूरबा कौन है? कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी हैं, उनकी वाइफ हैं। तो किसी ने बताया कि उनकी वाइफ को किसी ने 4 रुपये गिफ्ट में दिए हैं और उन्होंने आश्रम के ऑफिस में जमा नहीं किया। तो गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि को आप क्या कहेंगे? प्योरिटी ऑफ सेल्फ, सेल्फ करेक्शन भी कह सकते हैं। तो उस रात के 3 बजे तक गांधी जी आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। इसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ में छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। छगनलाल जो उनके भतीजे थे, जिनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने आश्रम के हिसाब की गड़बड़ी को छिपाया था। दूसरा कि कस्तूरबा जो उनकी वाइफ हैं, जिनको किसी ने 4 रुपये गिफ्ट में दिए थे, जिसको उन्होंने ऑफिस में, आश्रम के ऑफिस में जमा नहीं किया था। कोई वजह रही होगी छोटी मोटी, लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने इस पर बाकायदा लेख लिख करके उनकी आलोचना की कि उन लोगों ने ये गलतियां की हैं, चाहे वे इनके फैमिली ही मेंबर क्यों न रहे हों। आगे की बात है कि हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा। सरोजनी नायडू का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। मुझे लगता है आपकी कोर्स की किताब में इंग्लिश में कोई एक पोएम भी है, शायद बेंगल सेलर्स। सरोजनी नायडू का नाम भी हम लोग महिला क्रांतिकारियों के नाम के साथ में जानते हैं। तो सरोजनी नायडू जी ने जब ये लेख पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। आश्रम में आकर के उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा भी व्यक्त किया, नाराज़गी, डिसएग्रीमेंट। ओके, तो गांधी जी ने कहा कि सरोजनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। पाप, यू नो, इट इज़ सिन, SIN, सिन, सिन बोलते हैं हम लोग इसे, है ना। पाप और पुण्य की बात अक्सर होती है ना हिंदू धर्म में। तो व्हाट एवर यू डू गुड, दैट इज़ पुण्य, एंड व्हाट एवर यू डू बैड टू हर्ट एनीबडी अदर, दैट इज़ सिन। वेरी सिंपल। तो आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार, करप्शन हमारे जीवन को खा जाता। तो गांधी जी ने ये बात बताने की कोशिश की सरोजनी जी को कि मैंने ये लेख लिख करके अपने लोगों की गलतियों को उजागर करके ये करने की कोशिश की है। एक छोटा सा मिसाल, एक छोटा सा आदर्श, एक डिसिप्लिन बताने की कोशिश की है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक, इन पब्लिक, है ना। सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक में, लोगों के सामने में। तो लोगों के सामने अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो क्या होता है कि एक आदर्श प्रस्तुत होता है कि अरे इतने बड़े आदमी से गलती हो गई तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एक तो सत्य, सही बात बताने की बात है, झूठ को नहीं छिपाने की बात है ना। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को भी क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। तो बच्चों यहाँ पर साग भाजी का मतलब है क्या? साग भाजी का मतलब है वेजिटेबल्स।
आश्रम है ना, तो गांधी जी की ये इच्छा थी कि भाई आश्रम की ज़मीन पर जो खेती होती है, जो साग सब्जियां उपजती हैं, हम लोग उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे आश्रम के किचन में। वी विल नॉट बाई एनी वेजिटेबल्स फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा मानना था गांधी जी का। अब देखिए इसको लेकर के इसमें क्या है। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे। कद्दू समझते हो ना आप? कद्दू, कद्दू का मतलब है लौकी, पंपकिन, पंपकिन, ओके, PUMPKIN, ये है। इसलिए रोज़ उसी की सब्ज़ी बनती थी। अब भाई अब वो कद्दू का, लौकी का मौसम रहा होगा। दूसरी बात होता है कभी कभी कुछ सब्जियां किसी खेत विशेष में बहुत उपजती हैं, तो इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। तो बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके डाल देना, उबाल देना, है ना, नमक नहीं डालना। तो इसके पीछे में क्या बात हो सकती है बच्चों, सोच करके देखो। आजकल ऐसा होता है ना, जब लोगों को इंडाइजेशन का इशू होता है, या जो लोग 45 प्लस होते हैं, अक्सर उनसे कहा जाता है कि भैया आपको कम तेल मसाले वाली सब्जी खानी है। तो गांधी जी कहीं यही चीज़ तो नहीं फॉलो कर रहे थे, देखो। और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल क्या है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की बात हो सकती है, उसका कारण हो सकता है। तो हम सब लोगों को भी खाने में नमक कम ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो गांधी जी के आश्रम में क्या था कि लौकी के बड़े बड़े टुकड़ों को काट कर और उबाल कर रख देते थे। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों को गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। शिकायत की बात क्या है इसमें भला? शिकायत की बात इसमें ये है कि भाई ये उबली हुई सब्जियां सबको तो पसंद नहीं होंगी ना। आपको भी पसंद नहीं होंगी, मुझे पता है। मैं थोड़ा कम तेल मसाले खाता हूँ, लेकिन हर बार हर रोज़ ऐसा सब्जी तो खा नहीं पाऊँगा। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला, गीत। और बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास में शिकायत लेकर के पहुंची। बा किसका नाम है? हु इज बा? बा का मतलब है कस्तूरबा। कस्तूरबा कौन है? आप समझ रहे हो ना, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो एक नरहरि भाई थे, हाँ, उनकी वाइफ ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत लिख डाला। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉमेडी वाला, थोड़ा सा व्यंग वाला गीत रहा होगा। तो उन्होंने गीत की बात गांधी जी को बताया और गीत की बात सुनाते हुए बोली कि आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई और दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं, और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार नहीं लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। तो ये सारी शिकायतें की कस्तूरबा जी ने गांधी जी को। क्या क्या कहा? बादी हो गई है, मतलब उसको खाने से अपच हो गया है। दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं। कई बार अगर आपको किसी चीज़ की सब्जी, कोई रेसिपी पसंद ना हो, तो उसको देखने से, उसकी महक भर से ही हो सकता है आपका सिर दर्द उभर आए। और तीसरों को डकार, डकार की प्रॉब्लम कब होगी? जब किसी चीज़ की सब्जी, कोई खाना खाने से गैस, है ना, गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिक चक्कर आ जाए। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? मेथी का बघार, मेथी आप समझते हो ना, तो मेथी का बघार मतलब क्या? मेथी की छौंक लगाने की ज़रूरत होती है। तो होता है, बहुत सारी सब्जियां हैं, अलग अलग सब्जियां हैं, उसमें अलग अलग तरीके का छौंक लगाया जाता है, अलग अलग मसालों का कम्बिनेशन होता है, तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही, ऐसा कहा कस्तूरबा जी ने। भाई ऑब्वियस है कि गांधी जी को बाकी सारी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रही होगी, लेकिन किस सब्जी में कौन सा मसाला डाला जाता है, कितना डाला जाता है, क्या कम्बिनेशन है, इस चीज़ के बारे में मेरे ख्याल से कस्तूरबा जी को अच्छी जानकारी रही होगी। इसीलिए उन्होंने आकर के गांधी जी को ये बात बताने की कोशिश की कि
आश्रम में रहने वाले लोगों को इस तरह की सब्जी खाने से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, सो यू मस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू समथिंग। ऐसा कुछ उनके रिक्वेस्ट का अंदाज रहा होगा। तो अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा कि हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं। कवि समझते हो ना, पोइट। अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। और इसके बाद गांधी जी ने नरहरी भाई की पत्नी मनी बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवा करके सुना। तो गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगा करके और मसाला डाल करके यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखते हैं। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बाप बीच में ही बोल उठी कि इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। ये अच्छी बात कही कस्तूरबा जी ने। तो गांधी जी बोले कि तो ठीक है, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था कि इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। मतलब ये हल्की सी चुहलबाजी है गांधी जी और कस्तूरबा जी के बीच में। गांधी जी जहाँ पर बहुत सख्त नियम बनाते थे, वहाँ पर हो सकता है कस्तूरबा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थीं तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा, सब्जी चटपटी बनी है ना। तो ये टीज़ करने की बात है, थोड़ा सा छिड़ने की बात है, चिढ़ाने की बात है। बा भी कम नहीं थीं। वे गांधी जी से कहती कि अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे। हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी के तानों के जवाब में कस्तूरबा उनसे गांधी जी के पुराने दिनों की याद दिलाती थी कि जब गांधी जी ने इस तरह का सादगी भरा जीवन जीना नहीं शुरू किया था, सत्याग्रह या स्वराज वगैरह की बातें नहीं शुरू की थी। और गांधी जी जब युवा थे, बैरिस्टर थे, वकालत करते थे, तो उस समय उन्हें भी चटपटे खाने की शौक़ की बात रही होगी। तभी तो बा को पता था और वो कहती हैं कि आप मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवा करके सबसे पहले चट करने वाले आप ही होते थे। पूरन पोली क्या है बच्चों? पूरन पोली महाराष्ट्र का एक बहुत ही स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जिसकी बात यहाँ पर की है कस्तूरबा जी ने। तो ये बात सुनकर के गांधी जी क्या कहते हैं कि तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। ऐसा होता है कि घर में पत्नियों को अपने पति के बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, उनके खाने पीने, रहने सहन की बातें। तो गांधी जी ने आखिर में अपने बचाव में ऐसा कहा। तो इस तरह से गांधी जी के आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते थे। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, ठीक है, वे एक कर्मयोगी थे। तो अगर हम लोग गांधी जी के बारे में एक अच्छा लेख लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं, 2 more adjectives अबाउट गांधी जी। ही वॉज नॉट जस्ट ए प्रीचर, है ना, वो एक कर्मयोगी भी थे जिन्होंने कर्म को योग बना लिया था, सदकर्म को, अच्छे काम को। इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। उन्होंने कभी गांधी जी के आश्रम में हो सकता है कुछ दिन रह करके वहाँ के बारे में ये बातें जानी होंगी, सीखी होंगी। तो बच्चों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि ये मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चों को मेरा ये YouTube चैनल लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और आप सारे बच्चों को, अपने बैचमेट्स को भी ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि समय समय पर मैं आपके लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स अपलोड करूँगा। साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, कंप्यूटर्स में, इंग्लिश के और हिंदी के भी, है ना। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
अच्छा, अगर मैं बातें करूं कि आज के इस लेक्चर से, इस चैप्टर से आप क्यों सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, तो दो बातें हैं। एक तो आज 2 अक्टूबर है, तो हम लोग गांधी जी को याद कर रहे हैं, गांधी जी की अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, गांधी जी के जीवन के बारे में बातें करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हम उनमें से कौन कौन सी बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है सादगी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर से कुछ कीवर्ड्स को लिखूँ, है ना। तो क्या बात है? सादगी। उनका जीवन सादगी भरा था। अच्छा, उनके जीवन में सच को उन्होंने बहुत महत्व दिया, है ना। अच्छा, और क्या है? उन्होंने अनुशासन को बहुत महत्व दिया। ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उस चीज़ से ये सीख मिलती है कि हमें अनुशासन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, समझ सकते हो ना आप। अच्छा, उन्होंने खाने पीने में भी सादगी भरे व्यवहार को ये चीज़ किया है ना, कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, वो और क्या लिखा उनके बारे में? उपदेश। वो उपदेश तो देते थे, लेकिन वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, उन्हें निभाते भी थे। वो खुद भी, उनका आचरण उन्हीं उपदेशों के जैसा ही होता था। वो कर्मयोगी थे, ये बात भी हम लोग कहेंगे, है ना। और इसके साथ साथ में हम लोग कहेंगे कि उन्हें स्वदेश, अपना देश, और स्वराज की, अपने देश पर अपने देश के लोगों का राज होना चाहिए। इन दोनों बातों की बहुत चिंता थी, और इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। पूरा उन्होंने अपना जीवन ही इसी चीज़ के लिए डिवोट किया है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं फिर से आप सबके बीच में आऊँगा, आपके सब्जेक्ट्स में से किसी एक और चैप्टर को लेकर के। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार का सीज़न तो है ही। त्योहारों के ख़त्म होते ही आपके एग्जामिनेशन का सीज़न शुरू होता है। दिसंबर में एक और एग्ज़ाम होगा, और मार्च में आपके फाइनल एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।